इस क्षेत्रीय रीजन में कोई बड़ा नेता नहीं है जो प्रतिनिधि, ये यहाँ के जो नेता है वो फेल्ड हैं। और इस बीच फ्रीबीज का बड़ा जोर है। फ्रीबीज हम उनको कहते हैं जहाँ पे राइट ऑफ हो जाते हैं करोड़ों अरबों के बैंक लोन्स कॉर्पोरेट्स को। देश के लाखों युवा 24 घंटे में दिन भर में अपनी मोबाइल पर रख के भूल गए हैं कि वो बेरोजगार भी। जनता ने आपको चुना, आपने अपना आप मताधिकार देकर चुना और आपने उस चयन को दूसरी पार्टी को बेच दिया। जनमत की चोरी है। इनके ऊपर तो 420 और 389 का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। तो सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, मामा की सरकार बनाई। ये चोरी नहीं, डकैती है, गुंडागर्दी है, इसको ये कहेंगे। करीब 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में भाजपा ने उतारा है। दुनिया में मैंने प्रमोशन सुना था, डिमोशन पहली बार देख रहा हूँ इस पार्टी में। भाजपा में 8 या 9 लोगों ने काले कलर के सफारी सूट सिलवा कर रखे हैं और किसी भी समय रात में आदेश हो सकता है कि सुबह पहन कर आना है। मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। हम मध्य प्रदेश में हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश में एंटर करने के बाद हम जबलपुर आ चुके हैं। जबलपुर मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में गिना जाता है। फिलहाल हम मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के हाई कोर्ट में हैं और आप कैमरे पे इसमें स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अधिवक्ता चौपाल लिखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि आप समझ चुके होंगे कि हम कुछ अधिवक्ताओं के बीच में हैं। अधिवक्ताओं की बात करें तो उनको बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है। तो हम इनके पास आए हैं, जबलपुर के मुद्दे समझेंगे, अधिवक्ताओं के मुद्दे समझेंगे कि वो क्या चाहते हैं आने वाली सरकार से, उनके क्या मुद्दे हैं। और अधिवक्ताओं के पास आने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि किसी एक खास सीट के बारे में पता नहीं चलता। सभी, जैसे जबलपुर में 8 सीटें हैं तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हमको पता चल सकता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हम हाईकोर्ट में एंटर किए, हमारी नज़र इस पट्टी पर पड़ी। अधिवक्ता चौपाल, तमाम वरिष्ठ वकील यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करते हैं, समझते हैं मुद्दों से। शुरुआत करेंगे। सीधी सी बात है कि बाकी तो आदमी का पर्सनल चॉइस होता है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, वो समझना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। प्राइमरी लक्ष्य हमारा यही है कि हम ये समझ सकें कि जबलपुर क्या चाहता है, या जबलपुर के घेरे में जो आने वाले तमाम महाकौशल के और ज़िले हैं वो क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं सरकार से। तो भाई साहब हैं बार के यहाँ पर कोषाध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं। अच्छा, और ऊपर वाला पद है। क्या नाम है आपका? मैं परितोष त्रिवेदी, सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जबलपुर। तो सेक्रेटरी साहब, वकीलों के यहाँ पर क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ पर चर्चाएँ चलती हैं वकीलों के बीच? अधिवक्ताओं की पूरे प्रदेश में हमेशा से ये मांग रही है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की। क्या है ये चीज़? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जैसे कि राजपत्रित अधिकारियों को प्रोटेक्शन दिया जाता है, उसी तरह एडवोकेट्स भी अपना एक एक्ट चाहते हैं कि उनको उनके पक्षकारों से, विभिन्न प्रकार के पक्षकारों की हम पैरवी करते हैं, सिविल में करते हैं, क्रिमिनल में करते हैं। हमको हर जगह तहसील अदालत से लेकर उच्च न्यायालय तक, सर्वोच्च न्यायालय तक जाना पड़ता है। हम लोगों को प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है कि हमको अपने प्रोफेशन में एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत नेसेसरी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक कुमार सिंह है। मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ एमपी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का। हमारे सेक्रेटरी साहब इनके सेकंड नंबर जी, हमारे सेक्रेटरी साहब ने आपके सामने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का ऑलरेडी मुद्दा बताया है। और क्या मुद्दे वकीलों के? सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जब 1956 में जब CPN बरार एक्ट से मध्य प्रदेश का जब जन्म हुआ था, हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी उस समय अस्तित्व में आई थी। सबसे हिस्टोरिकल बार है हमारी। उस समय से आज तक लेके, क्योंकि राजधानी हमारी जबलपुर नहीं बन पाया, कुछ पॉलिटिकल कारण रहे होंगे, तो हमको हाई कोर्ट मिला था। प्रिंसिपल सीट है ये, मुख्य पीठ है मध्य प्रदेश की। आपने NGT का नाम सुना होगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। प्रिंसिपल सीट होने के नाते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो मेन ब्रांच है वो जबलपुर में होनी चाहिए थी, लेकिन जिस दिन से NGT बनी हुई है जबलपुर को उसका ये हक नहीं दिया गया है। मैं कांग्रेस की सरकार भी नहीं, भाजपा की पिछले 18 साल से सरकार है यहाँ पे और केंद्र में पिछले 10 साल से है, मगर अधिवक्ताओं के प्रति, मध्य प्रदेश के अधिवक्ताओं के प्रति, खास तौर से जबलपुर के जो अधिवक्ताओं की मांग है NGT की, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। तीसरा, जो ये आयुष्मान कार्ड है, उसका बहुत से वकील ऐसे हैं जिनको उसका मतलब वकीलों को इससे बाहर क्राइटेरिया से रखा गया है। अरे आयुष्मान कार्ड गया है, अगर उनको लगता है कि वकील जो हैं वो बहुत सफल हैं, सक्षम हैं, मगर लाखों वकील हैं, हर वकील इतना सक्षम नहीं होता। बहुत से वकीलों के साथ ऐसी स्थिति होती है कि इतनी अच्छी उनकी अर्निंग नहीं होती है। तो आयुष्मान कार्ड, एक वकील भी नागरिक है इस देश का,
इसका सिटीजन है, आप उससे ही वोट चाहते हैं। जैसे उसमें आयुष्मान कार्ड में तो वो वाली चीज़ रहती है ना कि बीपीएल या इस तरह के कोई कार्ड हो जो गरीबी रेखांकित वही करे। मेरा पॉइंट है। अब बीपीएल क्यों, हर एक नागरिक को आयुष्मान कार्ड क्यों नहीं हो सकता? मध्यम 2018 में कोरोना आया तो कम से कम हजारों, मेरे ख्याल से करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। मध्यम वर्गीयों का जो लोग थे उनकी स्थिति खराब हो गई। वो बड़े सांसद में ना यहाँ का होता है मध्यम वर्गीय आदमी, ना कहीं का होता है। तो आप आयुष्मान कार्ड का जो है, जो आपको देना आयुष्मान कार्ड की, उसमें अधिवक्ता क्यों नहीं हो सकता? मैं अधिवक्ता क्या इस देश का नागरिक नहीं है? हर सरकार को अधिवक्ताओं के प्रति भी सोचना चाहिए कि वो भी इस देश का, वोट चाहिए आपको। तो आप लोगों ने कभी ये मांग सरकार के सामने, जो फिलहाल भाजपा सरकार है या बीच में कुछ महीनों के लिए कांग्रेस सरकार आई थी, उसके पीछे मांग उठाई, क्या रखी सब मांगे? जी, हम कई बार हम सरकार के जो इनके हमारे प्रतिनिधि हैं यहाँ पे शहर में, जो प्रतिनिधि हैं लोकसभा के, जो पिछले 18 साल 20 साल से हैं, उनके प्रति अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव रहे उनके थ्रू मांग पहुँचाई। हमारे जो विधानसभा के प्रतिनिधि उन तक भी मांग पहुँचाई, मगर कोई इस मामले में किसी ने भी हमको ये सुनिश्चित तरीके से हमारे लिए काम नहीं किया कि वो, एक तो अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की जो बात की है हमारे बड़े भाई श्री पारितोष त्रिवेदी जी ने, और दूसरी एनजीटी की बात। और एक और बात बता दे रहा हूँ, जबलपुर में बहुत सारे सरकारी कार्यालय हुआ करते थे जो अधिवक्ताओं के लिए और शहर के हित के लिए बहुत ज़रूरी थी, वो भोपाल भेज दिए जा रहे हैं। अच्छा। आप हर चीज़ भोपाल भेज देना चाहते हैं, हमारा हर हक आप भोपाल में दे देना चाहते हैं। ये हमारे साथ, हमारे जबलपुर के लोगों के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? जबलपुर के लाखों अधिवक्ताओं के साथ ये अन्याय क्यों कर रही है? कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा आती है वो भी भोपाल की तरफ देखती है, कांग्रेस की प्रतिनिधि आते हैं वो भी भोपाल की तरफ देखते। क्या सब आप भोपाल दे देना चाहते हैं? जबलपुर को आप बिल्कुल छोड़ देना चाहते हैं? इसका कारण आप क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि जबलपुर या इस क्षेत्रीय रीजन में कोई बड़ा नेता नहीं है जो प्रतिनिधि, ये यहाँ के जो नेता है वो फेल्ड हैं। असल में पिछले इस महाकौशल रीजन से जबलपुर को जो लीड कर सके मध्य प्रदेश में ऐसा कोई लीडर हुआ नहीं इस महाकौशल लीडर से, जबलपुर से खास तौर पे, कि किसी भी पार्टी से, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, इन्होंने कभी प्रयास ही नहीं किया कि एक जबलपुर से एक लीडरशिप मिलेगी। इतने साल से सांसद हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े नेता हुए, परंतु किसी ने भी जबलपुर की हक को पूरी ताकत से लगा, सिवाय अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस को पूरा करने के लिए, अपने पॉलिटिकल स्वार्थों को पूरा करने के लिए सिर्फ जबलपुर के नागरिकों का दोहन किया है और उनको बेवकूफ़ बनाया है, और आज भी बना रहे हैं। जी, जैसे कि अब वकीलों के मुद्दे से आप जबलपुर के मुद्दे पे आ गए, है ना? तो वकीलों के मुद्दे आपने ज़्यादातर उठाए, तो मैं दो चीज़ समझना चाहता हूँ कि वकीलों को तो सबसे वोकल वर्ग, मतलब वाचाल वर्ग माना जाता है, और आपका तो काम है लोगों को उनके अधिकार दिलाना, है ना? और उनकी लड़ाई लगातार आप लोग कोर्ट्स में लड़ते हैं। तो जबलपुर के लोगों के अधिकारों के लिए और वकीलों के अधिकारों के लिए क्या वकीलों की, यहाँ के हाईकोर्ट के वकीलों की लड़ाई पिछड़ रही है क्या? आप लोग वकील लड़ाई में नहीं पिछड़ रहा है। वकील लगातार सतत कई सालों से वकीलों के हितों के लिए, इस जबलपुर की जनता के हितों के लिए लड़ रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, नक्कार खानी में तूती नहीं कैसे घुसती है, वो आवाज़ हो रही है, वापस जाके लौट के हमारे पास आ जाती है। सब बहरे बन गए हैं। माननीय न्यायालय तो सुनता है, सरकारें नहीं सुनती। माननीय न्यायालय की, एक न्यायालय जो है कानून की परिधि में काम करता है, संविधान के परिधि में काम करता है। वो एक ऐसी माँ की तरह अपना रोल प्ले करता है। जब तक आप उसके पास जाएंगे नहीं कि आपको, माँ मुझे बच्चा रोता है तो भूख लगी, तब तक माँ दूध नहीं पिलाती है। पर माँ जो है, माँ की भी एक मर्यादा होती है, कोर्ट की मर्यादा। वो पॉलिसी मैटर्स में इंटरफियर नहीं कर सकती है। पॉलिसी तो सरकार को बनाना चाहता है, सरकार पॉलिसी नहीं बना सकती है। और कोर्ट, कोई भी कोर्ट, सरकार पॉलिसी नहीं बना सकती कि सरकार पॉलिसी बनाती है? सॉरी, सरकार पॉलिसी नहीं बनाती है, कोर्ट पॉलिसी नहीं बना सकती है। कोर्ट सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है। अब पॉलिसी बनाना मैटर सरकारों का है, चाहे वो कांग्रेस की सरकारें रही हूँ, चाहे भाजपा की सरकारें रही हूँ। सिर्फ अपनी पॉलिटिकल एम्बिशन पूरा करो, 20 साल विधायक रहो, 25 साल सांसद रहो, और जबलपुर को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते जाओ। जबलपुर के मुद्दों पे मैं आ चुका हूँ, आप लोगों से थोड़ा और बात करता हूँ। सॉरी, जबलपुर के क्या मुद्दे हैं वकील साहब? क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह परियार। जबलपुर के तो ढेर सारे मुद्दे हैं। जैसे कि देखिए, पहले हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी, तब यहाँ पर रोज़गार की बहुत सारी असीमित सुविधाएँ थी। फैक्ट्रियाँ धीरे धीरे बंद होती जा रही हैं। आज बेरोजगारी चरम पर है। और हमारे यहाँ जो है 20-25 सालों से आप देख रहे हो कि एक ही ढर्रे पे हमारे यहाँ के लोग चल रहे हैं, भाजपा भाजपा भाजपा। जब तक बदलाव नहीं होता तब तक विकास नहीं होता। आपका कहना है कि
इसके ना होने के पीछे जो आप बेरोज़गारी का मुद्दा बता रहे हैं कि बेरोज़गारी लगातार बढ़ती जा रही है, या इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में जो आप बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं, तो उसके लिए आप लगातार एक सरकार का होना वजह मानते हैं, ये कह रहे हैं आप? जी, उसका रीज़न है, देखिए पिछले 1.5 साल में हमने परिवर्तन लाया। एक सांसद जबलपुर से राज्यसभा का दिया, केंद्र सरकार ने हमें 2 सांसद की उपलब्धि दी। अगर हमने इस बार बदलाव किया, हो सकता है कि अगली बार में हमारे और भी सौगातें मिल जाएंगी, इसलिए बदलाव होते रहना आवश्यक। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि हम तो रहेंगे लंबे समय तक, तो हम मनमानी करेंगे, ये आप कह रहे हैं। अगर बदलाव होगा तो उनके मन में ये आएगा कि और चीज़ें दी जाएं, तब लोग आकर्षित हों। जी, ऐसा ही है। क्या बदलाव ही विकास की आवश्यकता है। आज बेरोजगारी देखिए चरम पे है, महंगाई देखिए, सब कुछ तो है। क्यों? क्योंकि हम एक ढर्रे पे, आपको मालूम है, लोगों को मालूम है कि ये तो इनको हमें वोट देना है, हमें जिताना है, चाहे कुछ दे। अगर हमारा पेट भरा उनको दिखेगा तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। अगर उनको हमारा पेट खाली दिखा तो उन्हें कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा, इसलिए बदलाव बहुत जरूरी। जी, आप कुछ बोल रहे थे जी, क्या नाम है आपका? मैं नीतिराज शर्मा एडवोकेट हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ अधिवक्ता परिवार के हित के लिए बोल रहा हूँ। हमने कहा एडवोकेट एक्ट लागू होना चाहिए, बताया है ना। आज तक किसी सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए नहीं सोचा। आज जब बीजेपी और कांग्रेस के सिर पे पानी पड़ने लगा तो अधिवक्ताओं के बीच घूमने लगे कि अधिवक्ताओं को सामने लाओ, अच्छा वर्ग है, हम लोगों का सम्मान करने लगे, हम लोगों की तारीफ करने लगे। इससे पहले कि सोचा था सरकारों ने कि अधिवक्ताओं के हितों में कोई कानून लागू करें कि इनके आज अधिवक्ताओं के साथ ये दुर्घटनाएं जो हो रही हैं, असामाजिक तत्व ऊपर चढ़ के उनको धमकियां दे रहे हैं। क्या किसी सरकार का फर्ज नहीं बनता कि उनके प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर भाई साहब लोगों ने 2-3 लोगों ने बताया मुझे कि सरकार चुनाव के वक्त इस तरह घोषणाएं करती हैं या बातचीत करती हैं आप लोगों से आकर, पर लंबे समय से किसी ने लागू नहीं किया, किसी ने पॉलिसी इसको लेकर नहीं बनाई। मैं थोड़ा सा जबलपुर के मुद्दे वकीलों के जरिए समझ रहा था। यूं भूल जाते हैं जैसे कि हम इनसे मिले ही नहीं हैं, हम जानते ही नहीं हैं, शायद हम विदेश से आए हों या हम दूसरे कंट्री के हैं तो हमें जानते नहीं हैं। उसके बाद जैसे ही इलेक्शन शुरू होते हैं अधिवक्ताओं को आगे ले आते हैं तो ये सम्मान करने लगते हैं ना, वकीलों के मुद्दे सामने उठाए। अब थोड़ा सा हम शहर के मुद्दे समझना चाह रहे हैं कि जबलपुर की क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, या पिछले कुछ सालों में जबलपुर के लेकर सरकारों ने क्या काम किया? नहीं, जबलपुर के साथ तो शुरू से उपेक्षा हुई। यहाँ पे एक तो क्या है, नेतृत्वहीन शहर है, और जो नेतृत्व है वो सारे लोग संगा मिट्टी का खेल करते हैं। मतलब इच्छा शक्ति नहीं कि हमारा शहर भी जो है कि जैसे इंदौर में इच्छा शक्ति रही तो उनने नंबर 1 पे लेके आए, व्यापार में बढ़ाया, भोपाल में भी तरक्की हुई, ग्वालियर, लेकिन उस स्तर पे जबलपुर में नहीं हो क्योंकि यहाँ इच्छा शक्ति नहीं है। उनने अपना सीमित क्षेत्र रखा जो उनके व्यापार से जुड़ा रहता था, उससे आगे वो बढ़े नहीं। और जहाँ तक बात है तो अधिवक्ताओं की, तो अधिवक्ताओं को जैसे राजस्थान सरकार ने बिल्कुल अपनी तत्परता दिखा के जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लगाया, जो है ना लागू किया, वैसा प्रदेश सरकार इसमें पूर्णतः विफल रही। केवल एक झुंझुना पकड़ा दिया उनने, लोगों ने फ़ोटो खिंचा ली और अपनी वाहवाही लूट ली, इसके आगे उनने कुछ किया ही नहीं। और फिर क्या है, सब लोगों के अपने अपने हित जुड़े रहते हैं तो उसको आगे बढ़ाते नहीं हैं। अनेक बार हम लोगों ने मांग उठाई, जहाँ तक तिकीमण की भी बात है तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा यथाशक्ति प्रयास किया, लेकिन हर काम न्यायालय का नहीं है, अधिकारियों ही काम है। अब इतने नकारे और निकम्मे यदि रहेंगे तो कभी नहीं बढ़ सकता है। थोड़ा सा मैं कुछ मुद्दों को समझना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम नॉर्मल लोग भी जाते हैं तो कई बार वो उन सवालों को जवाब नहीं दे पाते जिनका आप शायद मुझे लगता है जवाब दे सकते हैं। कि जब इलेक्शंस आते हैं तो सभी पार्टियों की तरफ से तमाम वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टोज जारी होते हैं, और इस बीच फ्रीबीज का बड़ा जोर है कि हम सिलेंडर कर देंगे 450 का, 500 का, या महिलाओं को लेकर तमाम यहाँ योजनाएं चलती हैं डायरेक्ट अकाउंट में पैसा डालने को लेकर। तो बुद्धिजीवी वर्ग इन योजनाओं के बारे में क्या सोचता है? क्योंकि तमाम बुद्धिजीवी इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि फ्रीबीज जब आप देते हैं तो बहुत सारा आप लोन भी लेते हैं, है ना, कर्ज में सरकार जाती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो फ्रीबीज जो वर्ड है ये मीडिया का और कुछ लोगों का एक जन्म देने वाला वर्ड है। देखिए, संविधान में सरकारों को एक कल्याणकारी राज्य बनाने का, कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की बात करता है। वेलफेयर स्टेट में हर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि उसकी सत्ता में या उसके देश में, उसके राज्य में वो वर्ग
जो पूरी तरीके से उसको कुछ संसाधन उपलब्ध नहीं है, या गरीब तबका है, या वो वर्ग जो अपने आप को पोषित नहीं कर पा रहा है, तो सरकार को ये अधिकार और सरकार का कर्तव्य है कि उस वर्ग के लिए वो वेलफेयर स्कीम्स लाए। अब जैसे अब आप बात कर रहे हैं महंगाई इतनी है, इसको आप फ्रीबीज मत करिए। फ्रीबीज हम उनको कहते हैं जहाँ पे राइट ऑफ हो जाते हैं करोड़ों अरबों के बैंक लोन्स कॉरपोरेट्स को, जहाँ 29% से जो 29% इंडस्ट्रियल जो उनको क्या बोलते हैं जो राहत मिलती थी उसको घटा के तुरंत 22% कर। देखिए आप कॉर्पोरेट के बारे में कोई नहीं बात करता, ये कॉर्पोरेट कल्चर को इतनी फ्री बीज राइट ऑफ के नाम पे क्यों दे दिए जाते हैं। 500 रुपये का जो सिलेंडर है वो वेलफेयर स्कीम है, प्रत्येक नागरिक का हक है, वो मिलना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बिजली पे सब्सिडी मिलना चाहिए। आप किसको दे रहे हो? जनता का ही पैसा है ना भाई, जनता पे कोई एहसान तो नहीं कर रहा है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे एनडीए हो, चाहे कोई हो, चाहे वो यूपीए हो। ये कोई अपने पिताजी के घर से, अपने मामा जी के घर से तो पैसा देते नहीं है। तो ये जो है ना, ये हमारा पैसा है, हम लोग टैक्स देते हैं। हर गरीब आदमी, रिक्शा वाला, गरीब आदमी सब टैक्स देता। सुबह जो पेस्ट करता है उस पर भी टैक्स रहता है, पानी यूज़ करता है उस पर भी टैक्स रहता है, चावल दाल सब्जी रोटी गैस सिलेंडर सब पे टैक्स रहता है। तो उसको फ्री बीस मत बोलिए, ये हमारा पैसा है, हम तक आ रहा है। आपका कहना है कि जो पैसा गरीबों के मत में जाता है उससे दिक्कत नहीं है, वो उनका अधिकार है, वो सरकारों का काम है वेलफेयर स्टेट के लिहाज से देना चाहिए। पर जो बड़े इंडस्ट्रीज का कर्जा माफ होता है वो समस्या की वो नहीं, क्यों माफ करोगे भाई? वो जो बैंक से लोन लेते हैं वो लोन भी सरकार अपने घर से नहीं देती है, आरबीआई अपने घर से नहीं देती है, या कोई बैंक नहीं अपने घर से देता है। मेरा पैसा, मैंने जमा किया मेहनत का पैसा, वो मेरा पैसा है और मुझे पता नहीं है। और उसको बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने को आप लोन देते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हज़ारों लाखों 20,000 करोड़ 10 लाख करोड़ जो देना दो, जितना आपको देना है। पर भैया वसूलो भी हमारा तो क्या है कि गरीब किसान का अगर 1 लाख रुपए का नहीं मिलता तो उस घर नोटिस लगा के ज़मीन नीलाम कर दी जाती है। कौन सा कॉर्पोरेट घराना नीलाम किया गया? आत्महत्या कर लेते हैं लाखों किसान, उनके घर गुंडे खड़े हो जाते हैं बैंक के जाके। किस कॉर्पोरेट आदमी के, किस बड़े कॉर्पोरेट घराने के सामने जाके गुंडे खड़े हो गए? किसका घर नीलाम हो गया? किसकी कंपनी नीलाम हो गई? तो वो फ्री बीज नहीं है। वो फ्री बीज अगर आप बोलते हो, मीडिया बोलते हैं, तो ये अपमान करते हैं लाखों लोगों का। ये चीज़ें मुद्दा बनती हैं क्या इलेक्शंस में? बिल्कुल देखिए, फ्री बीज जो वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड है और ये अपमानजनक वर्ड है, ये कंटेम्प्ट है हर नागरिक। मगर ये ऐसी घोषणाएं इलेक्शन के समय क्यों होती हैं? जैसे कि कर्ज माफ़ी की अब छत्तीसगढ़ में बात करें तो कांग्रेस ने वादा किया है कि वो कर्ज माफ़ करेंगे, है ना, यहाँ पर भी वो वादा किया जा रहा है, इलेक्शन ईयर में किया जाता है। बाकी मैं यही कहता हूँ कि तो कहीं ना कहीं ये वोट के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं होता। जब देखिए क्या होता है कि जैसे क्या होता ना कि 5 साल में एक ही बार जनता को मौका मिलता है, समझ रहे हैं आप? 5 साल तो नेताजी, मंत्री जी अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, जनता रास्ते रहती देखते तक नहीं है। वही मंत्री जी, वही नेताजी जो हमसे वोट लेते हैं, उन पर जहमत नहीं होती कि नजर इनायत कर दें। मगर जब 5 साल बाद जब आता है तो फिर हमारे पास आता है, जनता के पास वही एक मौका होता है, जो मिल गया भैया तो मिल गया, नहीं तो जय जय राम, जय जय सिया राम चली रही है ज़िंदगी राम भरोसे। तो इसके पीछे कारण क्या मानते हैं कि लोग सवाल नहीं पूछते नेताओं से अपने, या सारी जो अपेक्षाएं हैं या शिकायतें हैं वो चुनावी वर्षों में सामने आती हैं? देखिए कुछ सालों में, कुछ वर्षों में पॉलिटिकल समझ घटी है। क्या कारण? जनता उसका ये है कि क्योंकि या इसका बहुत बड़ा कारण ये है पॉलिटिकल समझ ना होने का कि आदमी का खुद का मतलब आदमी भी सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। वो सिर्फ एक छोटे से मोबाइल फ़ोन में लगा रहता है 24 घंटे। देश के लाखों युवा 24 घंटे में दिन भर में अपनी मोबाइल पर रख के भूल गए हैं कि वो बेरोजगार भी हैं, उनको पढ़ना भी है। ये उनका जिम्मेदारी खुद के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, समाज के लिए भी है। पॉलिटिकली जितना एनलाइटन रहेंगे ये हमारे देश के लोग, उतना अच्छा होगा, उतना सरकारें जो हैं चेत के काम करेंगी। बस ये बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है मगर बहुत कठिन है। सोए हुए लोग हैं, जागना तो पड़ेगा। कैसे जागेंगे? देखिए जब क्या होता ना, वो जो हमने पढ़ा है, उनका नाम, हमारे कवि थे यहाँ पे, वो साहित्यकार थे जो हरिशंकर परसाई जी, वो उन्होंने एक लिखा है कि देश की जो बेरोजगारी की समस्या है ना, वो आधी तब समाप्त हो जाती है जब खुद को नौकरी मिल जाती है, और बाकी बची आधी तो समाप्त हो जाती है जब छोटे भाई को नौकरी मिल जाती है। तो ये कारण है। हाँ, प्रीवियस में आपने अच्छी बात की। वकीलों के बीच में एक चीज़ और समझना चाहता हूँ कि 2018 का जो मैंडेट आया, जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आए तो कांग्रेस की
सरकार बनी, या 114 और 109 बहुत ही कम डिफरेंस था। अगर सीट्स के लिहाज से देखें और वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से देखें तो वो भी बहुत ज़रा था, और उसमें भाजपा की परसेंटेज ज़्यादा थी, और सरकार बनती कांग्रेस की निर्दलीयों के समर्थन से। फिर 15-16 महीने बाद सरकार गिर जाती है कांग्रेस की और भाजपा की सरकार आ जाती है सिंधिया। तो इन चीज़ों को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? जो सरकारों को लेकर जो ये पक्ष आता है कि सरकार एक आती है, मैंडेट आता पर पूरा कंटिन्यू नहीं करता, तो वकीलों को भी इसको लेकर क्या रहता है? दोनों पार्टियां अपना अपना आत्ममंथन करें। दोनों पार्टियों में बिकाऊ लोग हैं। किसी पार्टी में कोई भी ईमानदार आपको बहुत कम मिलेंगे जो पिछले 40 साल से और 50 साल से हैं। समय बदल रहा है। जो 40 साल तक किसी एक पार्टी की सेवा किया, वो अचानक उसके नाती को, पोते को, बेटे को टिकट नहीं बदलने में पाला बदल के दूसरी पार्टी में चले जाता है। ये समय दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को आत्ममंथन का समय है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को आत्ममंथन करना चाहिए। कोई भी पार्टी पाक साफ नहीं है। दोनों पार्टियों में समय बिकाऊ नेताओं की लाइन लगी हुई है। चुनाव के पहले तक, टिकट वितरण तक दोनों पार्टियों के नेता बिकते रहते हैं। इसमें और अधिक सख्त कानून आना चाहिए, और पार्टियों को, और ख़ास तौर पे कानून ऐसा बनना चाहिए कि जो एक भी बार पार्टी बदल के आ रहा है उसको पिछले आगे 10 साल के लिए किसी भी चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब जो पार्टी चुनाव वक्त बदल ले। दल बदल जो कानून है, दल बदल कानून में इतने गड्ढे हैं। थोड़ा समझाइए पहले एक बार दल बदल कानून हमारे दर्शकों। दल बदल कानून में क्या होता है, आप अगर किसी पार्टी से आपको टिकट दिया, आप उससे सांसद या विधायक हैं, और मान लीजिए कल किसी बात को लेके डिफरेंसेस होते हैं, तो अगर आप अकेले जाएंगे, अगर आप अकेले जाते हैं तो आपकी सदस्यता खारिज हो जाती है, तो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है ना। उससे आपका जो पूरा नुकसान हो जाता है। लेकिन उसमें 2/3 होंगे से कोई जाता है, 3/4 लेके कोई, तो वो पूरी की पूरी पार्टी जो है उसमें लागू नहीं होता, नया हो जाता है। तो दल बदल कानून में जो प्रो एंड कॉन्स ये जो बनाए गए हैं ना, होना ये चाहिए कि दल बदल किया। दल बदल मतलब आपने एक मैंडेट है जो जनता का, उस मैंडेट का सौदा कर दिया। कोई भी हो, चाहे एक आदमी करे मैंडेट का सौदा, चाहे 40 आदमी करें। मंडी तो मैंडेट की लग गई ना, तो उसमें ये कोई 3/4 का जो है ना, 3/4 या 2/3 या 1/4। यहाँ पर देखा गया है कि हमने 22 विधायक चले गए थे साथ में, और फिर उपचुनाव हुए जिसमें फिर से वो ज़्यादातर लोग जीते और चुनाव हुए। तो ये जो डिफ्लेक्शन हुआ, इसको लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, जो भी हो, मेरा कहना है मैंडेट अगर आपको दिया है, उस मैंडेट में आपको किसी कंसर्न विचार को जनता ने देख के दिया था, आपने कर दिया, गलत कर दिया, अब दोबारा आप जनता की अदालत में, जनता देखेगी, तय करेगी। चोरी है ये। मेरा तो सीधा आरोप है उन लोगों पे जो चले गए हैं, जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने जो चले गए हैं। ये जनमत की चोरी है। जनता ने आपको चुना, आपने अपना आप मताधिकार देकर चुना, और आपने उस चयन को दूसरी पार्टी को बेच दिया। जनमत की चोरी है। इनके ऊपर तो 420 और 389 का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। हाँ? हुआ क्यों नहीं? अब ये लोकतंत्र है साहब, इसमें कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम तो वकालत की भाषा में यही कहेंगे, जनमत की चोरी है, चाहे जो भी पार्टी करे। जी, चोरी नहीं, डकैती है। क्या है, सरकार तो कमलनाथ को पब्लिक ने दी थी। यहाँ आप खरीदते हो, उनको पद नहीं मिला सिंधिया जी को, तो सिंधिया जी चले गए बीजेपी में, मामा की सरकार बनाई। ये चोरी नहीं, डकैती है, गुंडागर्दी है, इसको ये कहेंगे। आपने जनता की भावनाओं को नहीं पहचाना, अपने पद के लिए पब्लिक को पानी में ढकेल दिया। अपने पद के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए आपने वो काम किया है। कितने मध्य प्रदेश की जनता को कितना दुख हुआ होगा, उसका रिजल्ट हो सकता है पब्लिक अब बता दे, वो बताएगी। कंडीशन ये ऐसा लग रहा है कि पब्लिक उसका बदला अब देगी। अच्छा। हाँ, ये मुद्दा बन रहा है। मुद्दा बन रहा है, नहीं बन चुका है, मगर लोग डरते हैं। आम आदमी को इससे बड़े आदमी से नहीं टकरा सकती, ना कह सकती है, मगर उसका अभी जो विधायकों को तोड़ के जो सरकार बनाई थी, वो एक प्रकार से धनमत का धोखा है। अब आप आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई लग जाएगी? हाँ, वो लग जाती है, क्योंकि क्या है, ये भी एक पार्ट है। आजकल आप देख ही रहे हैं, और मीडिया भी अनभिज्ञ नहीं है, और ना लोग अनभिज्ञ हैं, ठीक है। अब आप देखिए, जो 22 लोगों को उनने अपना दल बदल किया था, फिर से चुनाव हुए, उस चुनाव के कारण कितना अधिभार जो है आम जनता के ऊपर आया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उनने तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कहते थे, और जहाँ विकास उसकी बात आती तो कहते ये मेरा विषय नहीं है। जो विषय नहीं रहता, उनका विषय जो रहता वो उस पर बात करते, वहाँ की जनता के विषय से क्या लेना देना उनका।
कुछ नए वकील भी जुड़े हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? आर्यन उर्मलिया। जी, आर्यन। जी। आर्यन, मुझे बड़ी अच्छी है आपकी। थैंक यू सो मच। तो आर्यन, जैसे कि हमने वरिष्ठ वकीलों से बात की, आप नौजवान हैं और हम लगातार जबलपुर के मुद्दों पे शुरुआत हमने की थी, वकीलों के मुद्दे की बात की हमने, तो भाई साहब लोगों ने उठाया और मैंने ये बात की कि जिस तरीके से मैंडेट आया था कांग्रेस का और फिर सरकार मध्य अवधि उपचुनाव हुए, सरकार बदल गई, तो इसको लेकर नौजवान क्या सोचते हैं? सिंधिया जी कितनी भी दुहाई दे लें स्वाभिमान की कि हमने स्वाभिमान देखकर छोड़ा, हमारे काम नहीं हो रहे थे, लेकिन सिंधिया जी सबको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आम जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आम जनता और लोगों को पता है कि उनने किस तरीके से एक क्लियर मैंडेट की सरकार को दल बदल करके कैसे भी खरीद फरोख्त करके उनको बेच दिया। मैं आपसे, क्योंकि आप नौजवान हैं, तो नौजवानों के लिहाज से जानना चाहता हूं कि आपके अपने दोस्त मित्रों से बात होती होगी, आप खुद वकील हैं, तमाम और आपके दो साथी होंगे जो और काम कर रहे होंगे, तो नौजवानों के बीच चुनाव में क्या मुद्दे हैं, वो क्या सोच रहे हैं? पिछले 10-15 साल से, 15 साल से, मतलब 2003 के बाद से लगातार भाजपा की सरकार है, बीच में एक छोटा टर्म रहा, उस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं। देखिए, नौजवानों में तो भाजपा की सरकार को लेकर बहुत आक्रोश है, क्योंकि अभी तुरंत ही पटवारी परीक्षा हुई, उसमें इतना मतलब बढ़ चढ़कर घोटाला हुआ। भाजपा मंडल अध्यक्ष और भाजपा जिला महामंत्री के कितने रिश्तेदार सेलेक्ट हुए, जो पूर्व मंत्री उनके कॉलेज में घोटाला हुआ, सागर में गोविंद सिंह राजपूत के कॉलेज में जहाँ परीक्षा हुई वहाँ घोटाला हुआ। क्लियर से पता चल रहा है कि जो सेंटर का चुनाव हुआ वही गलत हुआ। इस लिहाज से युवाओं में तो बहुत आक्रोश है और युवा बदलाव चाह रहे हैं, क्लियर तौर पर युवा बदलाव चाह रहे हैं। युवा मैं ये तो नहीं कहूँगा कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो भाजपा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है, क्लियर तौर पर नहीं है, और युवाओं में तो बहुत आक्रोश है। मैं सीधे ये नहीं पूछना चाहता कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है ना। अब हमने, जब हम मंडला गए, मंडला में सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, केंद्रीय राज्य मंत्री जी, कोई बात नहीं, आप लोग बता दीजिएगा, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं वो, उनको चुनाव में इसी तरीके से करीब 7 सांसदों को मध्य प्रदेश में भाजपा ने उतारा है। तो भाजपा का तो क्लेम ये है कि हम चाहते हैं कि आसपास की सीटों में उनका प्रभाव है, तो वो समझना चाह रहा, आप लोग उसको किस तरीके से? प्रश्न है, एक मिनट, ये प्रश्न जो है ना, इस प्रश्न का जवाब सिर्फ भारत में सिर्फ एक आदमी दे सकता है, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ये वो वही बता सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि सांसद जो सिटिंग है, जो लगातार जीत रहे हैं और अच्छे से सरकार, उनकी सरकार में सांसद भी हैं, उनको आखिर क्यों उन्होंने विधायक का लड़ा दिया? उनके कुछ व्यूज़ हो सकते हैं, मगर वन एंड ओनली उसका पूरा जो जवाब है वो प्रधानमंत्री जी दे सकते हैं, अमित शाह जी दे सकते हैं। मगर ये एक तरीके से आप उसको समझ लीजिए कि दो धारी तलवार है, खुद का सिर भी काट सकती है। हाँ, तो क्या इशारा यहाँ के सांसद के लिए है? एक पर्टिकुलर एक निश्चित हम नहीं कह सकते, मगर ये कहते हैं कि इट्स अ वॉकिंग ऑन द रेजर कर्जर, इट्स अ वॉक ऑन द रेजर कर्जर, यू मे कट योर ओन फीट, कट डाउन इन पीसेस ऑल्सो। बोला हलवा नहीं होने वाला सांसदों को? बिल्कुल हलवा नहीं है, बहुत है। चुनाव होता है, चुनाव में एक दिन में, एक घंटे में, आधे दिन में, रात में भी हवा बदल। वही सांसद हैं जो 2-2, 3-3 लाख वोटों से जीतते हैं, उस लिहाज से मैं समझना चाह रहा हूँ। उस लिहाज से पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतारे हैं कि ये 2-2 लाख, 3-3 लाख से जीतते थे, लेकिन ये लोकल चुनाव, लोकसभा का चुनाव नहीं है, विधानसभा का है। विधानसभा में बहुत सारे लोकल इश्यूज होते हैं जो सांसद अब उठाने जा रहे हैं। कई लोगों ने तो कुछ सांसदों से पूछा भी है कि आप इसके पहले कब आए थे, उन्होंने बोला मैं कभी नहीं आया, मैं माफ़ी भी मांग, बहुत सी चीज़ें। तो देखिए, बहुत सी चीज़ें आएंगी, ऊपर वालों ने क्या सोच के उतारा वो जाने, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोगों की नज़रों में तो वही है कि जब आपको लगा कि ये सीटें हमारी नहीं हैं, इसलिए आपने बड़े चेहरे उतारे हैं कि विधानसभा में क्या और विधायक बनने के लायक नहीं था जो सांसद ही डबल पद पर चुनाव लड़ेंगे? क्या सांसद ही विधानसभा का लड़ेगा, सांसद ही लोकसभा का चुनाव लड़ेगा? और क्या पार्षदों का प्रमोशन कर देते? जो पीछे से दरी उठाते आ रहे हैं उनका प्रमोशन नहीं होना चाहिए? पार्टी की सेवा कर रहे हैं, संघ में कोई व्यक्ति और नहीं था कि आगे बढ़ाएं देश को? आगे कैसे बढ़ाओगे जब पीछे वालों को ऊपर लाओगे? जब तो कुछ अच्छा होगा। क्या एक ही आदमी है, वही विधानसभा का चुनाव लड़े, वही लोकसभा का, और वही राज्यसभा में चुनाव लड़ने के लिए? और भी तो लोग हैं। जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा अच्छे लोग पहुंचेंगे तो विकास होगा, देश का भविष्य अच्छा उज्जवल होगा। इनने क्या ये सोचा
कि एक ही व्यक्ति है वो कर, हमें पता है ये नहीं कर पा रहे तो दूसरों को लेके आए। आज स्थिति क्यों हो रही है कि आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, सांसदों को लड़ाया जा रहा है? नेताओं का केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण नहीं है। हमारे युवाओं के अवसर जो है ना इससे समाप्त हो रहे हैं। वो बहुत सारा मेहनत करते हैं, किसी भी पार्टी की हो, बहुत मेहनत करते हैं कि आगे चल के हम जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे, लेकिन अगर हम ऊपर से किसी को लाके रख देते हैं उससे हमारे जो युवा पीढ़ी है ना बहुत उत्साहित हो रही है। दुनिया में मैंने प्रमोशन सुना था, डिमोशन पहली बार देख रहा हूँ इस पार्टी में। खरीद फरोख्त ये करते हैं, डिमोशन यहाँ होता है, प्रमोशन नहीं है पार्टी में। और जो आज पार्टी के लोग बैठे हुए हैं वरिष्ठ में, तो वो कोने में बैठे हुए हैं, उनको बंद करके पिंजरे में रख दिया है कि बोलना नहीं हम हैं। किनके बारे में बात कर रहे हैं? आप देश के बारे में बात कर रहा हूँ, देश के भविष्य के बारे में बात कर रहा हूँ। किन लोगों को पिंजरे में बंद कर दिया पिंजरे में जो वरिष्ठ बैठे हुए हैं यहाँ इसी पार्टी में, जो सांसद के लेवल के आए हैं, पूर्व में भी वो देश को चलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। मैं मार्गदर्शन लोग रहे हैं पुरानी इसी पार्टी में, उनको ऐसे सूखे पेड़ की तरह खड़ा कर दिया कि इसको टाल में जाने दो, ये काम आएंगे, काम के नहीं हैं। तो उनको क्यों आगे नहीं आने दिया? आपका क्या नाम है सर? मैं अनिरुद्ध मिश्रा। अनुरुद्ध जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? तो पॉलिटिकल व्यू के बारे में, पॉलिटिकल व्यू अपनी अपनी पार्टियों की अपनी अपनी थीम है। पार्टियां सांसदों को उतारने के बारे में बात करो, जिनको उतारा गया जैसे। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जैसे कि मैं मंडला में था निवास सीट पे, फग्गन सिंह कुलस्ते सीट पे, तो वहाँ ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर भाजपा की सरकार आती तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और मैंने लगातार प्रदेश से खबरें पढ़ी कि जबलपुर में लोगों को लगता है कि राकेश सिंह बन सकते हैं, इंदौर में लोगों को लगता है कि कैलाश विजयवर्गीय बन सकते हैं। 5 एक और मेरे ख्याल से सब जगह से पूरे मध्य प्रदेश में 5-10 लोग मुख्यमंत्री बन जाएंगे। 5 लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई मंडला से है, कोई इंदौर से है। कांग्रेस में क्या क्लैरिटी है इस चीज़ को लेकर? वो एक ही आदमी है, एक ही नारा है, एक ही नाम है। हम कांग्रेस में कमलनाथ चल रहा है। कांग्रेस से जुड़े हुए हैं सर? नहीं, मैं सबसे जुड़ा हूँ, मगर मैं बता दूं आपको, इस तरह के आपने कमिटमेंट से बोला ना कि हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ ही मान लो, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहाँ एक ही नारा चल रहा है कमलनाथ। यहाँ 7 चेहरे दिखा रहे हैं, मामा फैल तो ये बनेगा बैल, उनने कहा ये कब करेगा, तो ये नहीं है। उनने कहा तो अलग अलग लोगों को अलग अलग मतलब उसमें ज़िले में दिखाया जा रहा है कि जबलपुर में अगर ये बनेंगे हमारे राकेश सिंह जी। फायदा होगा नुकसान होगा? है नुकसान है, टोटल नुकसान है। पार्टी अपने फायदे के लिए यह किया है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए किया है, पर मेरी नज़र में तो नुकसान है। क्योंकि सबको आज पढ़ी लिखी जनता है, मीडिया से जुड़ी जनता है, सबको पता है और सब अपने अपने नेताओं से आशान्वित है कि शायद ये होगा। लेकिन उनको अब पता चल रहा है कि 7 में से कोई एक ही बन सकता है, वो हो सकता है कि कोई ना बने। मामा सबसे बड़ा चेहरा है। मामा सबसे बड़ा चेहरा है अभी भी। हाँ, उनके उन्हीं के नेतृत्व। मगर उनको घोषित क्यों नहीं किया गया? भाई इतने लंबे समय से सीएम है और ये सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं इस प्रदेश में, और अभी भी फिलहाल मुख्यमंत्री वही हैं, तो उनको फेस क्यों नहीं बनाया गया? क्या मामा ने घोषणाएं बहुत सारी कर दी जिसे पूरा नहीं किया है, इसलिए उनको फेस नहीं, चेहरा नहीं बना रहे हैं। तो घोषणाएं तो कांग्रेस भी बहुत सारी कर रही है। कहीं नहीं की, आप बताइए कब की हैं? और जो किए हैं वो पूरे। और एक कंपटीशन सा लग गया है। आप अच्छा बताइए, कंपटीशन से नहीं लग गया है कि लाडली बहना योजना लॉन्च हुई, उन्होंने कहा हम 1250 देंगे, तो कांग्रेस ने कहा हम आएंगे तो 1500 देंगे। सिलेंडर की बात है तो वो भी बताना चाहूँगा, ये जो मैनिफेस्टो है वो कांग्रेस का था कि हम 1500 रुपये बहनों को देंगे, महिलाओं को देंगे, 500 रुपये प्राइमरी स्कूल के बच्चों को देंगे और 1000 रुपये मिडिल स्कूल और हाई स्कूल को देंगे 1500 तक, उनका ये कहना था। और दूसरी चीज़ 500 रुपये का सिलेंडर देने को बोला था, बिजली का बिल 100 यूनिट तक, ये उनका पहले ये पुराना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐन चुनाव के वक्त पर इसे भुना लिया और उन्होंने चूँकि सत्ता में थे वो कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इसको लाडली बहना योजना के द्वारा किया। कांग्रेस पहले में कुछ की है, अपने वायदे पूरे किए हैं, इन्होंने जो भी वायदे किए थे उनको पूरा नहीं किया, इसलिए उनको लाडली बहना योजना लानी पड़ी। मैं समझता हूँ कि भाजपा में 8 या 9 लोगों ने काले कलर के सफारी सूट सिलवा कर रखे हैं और किसी भी समय रात में आदेश हो सकता है कि सुबह पहन कर आना है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई है। इसका मतलब आपका मानना है कि यहाँ भाजपा की सरकार बनेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मानना 8-9 सूट सिले हुए हैं,
बस खाली एक ऑर्डर देना है और ये बिल्कुल ये कहा गया है, क्योंकि गोपाल भार्गव से लेकर नरोत्तम मिश्रा ये सारे लोग अपने आप को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार मान रहे हैं, लेकिन भाजपा ने पहली बार किया है कि क्लियर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। और कांग्रेस इस बार एकदम एकजुट है और ना कहीं कांग्रेस का विरोध है, और कांग्रेस ने बिल्कुल एक साफ प्रत्याशी बताकर रखा है कि हमारे अगर हम जीतेंगे तो मुख्यमंत्री कमलनाथ। अब ये कहा जाए कि विरोध नहीं है कांग्रेस के अंदर, वो तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि भाई खबरें तो इस तरह की आती ही हैं कि कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जो दो सबसे बड़े चेहरे हैं यहाँ के, उनके बीच कुछ न कुछ खींचतान रहती है। वो एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि मुझसे टिकट मत मांगो, उनके कपड़े फाड़ो जाके, तो नज़र तो आता ही है। जी सर, आप क्या सोच रहे हैं चीज़ों पर? क्या नाम है आपका? DK जैन, धन्य कुमार जैन। मेरी सोच ये है कि वर्तमान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है ना प्रदेश को बर्बाद करने लगे हैं। हर चीज़ फ्री बांट के जो है ना बहुत ही बर्बादी की कगार पर खड़ी है। दोनों पार्टियों ने बर्बाद कर दिया देश को। बेवजह फ्री ये स्कीम बंद करना चाहिए। हर आदमी फ्री के सहारे आना चाहता है। वो कहते हैं हम 400 में देंगे सिलेंडर, तो दूसरे कहते हैं हम 300 में दे देंगे, हम ये कर देंगे। कहाँ से लाएंगे पता नहीं। पूरा इनको तो सबको जूते पड़ना चाहिए बिल्कुल तरबियत से। बहुत ही खराब स्थिति कर दी इन्होंने देश की और प्रदेश की। तो क्या ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन क्या, अब वो ऑप्शन अब देखिए भगवान क्या होता है, अब आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी तो फिलहाल वर्तमान में देश को बर्बाद कर रहे लोग, हर बात फ्री में भर के। होना क्या चाहिए सर आपके साथ? अरे जो जायज़ है, जो गरीबों को है वो मिलो दो, बाकी जो जायज़ है वो चीज़ मिलना चाहिए हर किसी को। आप आमतौर पे अब लाडली लक्ष्मी योजना हर किसी को 1500 रुपये घर बैठे, अरे वो उसकी आवश्यकता है या नहीं है, हम कमा रहे हैं या नहीं कमा रहे। हर किसी को मकान फ्री, हर किसी को मकान तो करनी, बिजली हर किसी को फ्री दे रहे हैं हर किसी को। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बिल्कुल कहीं ना कहीं हर आदमी को बिजली फ्री कर दिया। अरे हम दे सकते बिजली का बिल तो नहीं दे सकते, तो ये स्थिति ये देश में बड़ी खराब कर रहे हैं नेता लोग। सोचना चाहिए कि आप अपने बूते पे क्यों नहीं आना चाहते, क्यों ये ऊट पटांग हो। दोनों दलों को सोचना चाहिए कि मिलके हमें देश को मिलके बढ़ाना है, तो हम ऐसी बातें ना करें जिससे कि हमारा देश और प्रदेश बर्बाद हो जाए। हमारा ये कहना है। मुद्दे होना चाहिए देश में, मात्र 3 मुद्दे होना चाहिए: स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार। स्वास्थ्य फ्री हो, रोजगार तो फ्री हो ही नहीं सकता। स्वास्थ्य फ्री हो और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। 2 चीज़ें अनिवार्य हैं। आप शिक्षा फ्री कर दो, शिक्षा में आप सब्सिडी दे दो, इसके बाद आपको जो भी कंपटीशन होगा उसमें कोई ये इस तरह के जो लोक लुभावन हैं ये सब बंद हो जाने चाहिए, और इससे देश का भी पैसा बचेगा, जनता का भी पैसा बचेगा, और जो महंगाई चरम पे है वो अपने आप अंकुश उसमें लग जाएगा। जो लायक हैं उन्हें मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कहता फ्री में सबको मिले, मुझे नहीं मिलना चाहिए, मैं कमा सकता हूँ हैं। मेरे घर में 1000 रुपये नहीं मिलना चाहिए। मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा, ना मैंने लिया, नहीं मिल नहीं, और ना मैं लूँगा, क्योंकि मैं कमाने वाला हूँ। मैं क्यों दूसरे से अपनी बीवी का सम्मान करवाऊँ, मैं खुद कर लूँगा। बट ये जो लोभ ने आई उन लोगों के लिए होना चाहिए जो वास्तव में उसके अधिकारी हैं, उनके लिए होना चाहिए। उनके लिए शिक्षा सबके लिए फ्री होना चाहिए। हर बच्चे के, प्रदेश के और देश के बच्चे को शिक्षा फ्री होना चाहिए, इलाज फ्री होना चाहिए सबके लिए। आखिरी सवाल, मैं बस लास्ट सवाल है मेरा आप लोगों से, कि जब चुनाव आते हैं तो हम किन चेहरों को देखते हैं ना, जो मध्य प्रदेश की जनता है वो किन चेहरों को देखती है? केंद्र के चेहरों को देखती है, नरेंद्र मोदी को देखती है, राहुल गांधी को देखती है, या प्रदेश में कमलनाथ, शिवराज या जो लोकल यहाँ का नेतृत्व है उसको देखती है? क्या देखती है? देखिए जो सांसद का जो लोकसभा का चुनाव है तो उसमें तो नेशनल लीडर्स पे जाते हैं लोग, मगर जो आज विधानसभा का चुनाव है ये लोकल मुद्दे रहते हैं। होता है तो ऑब्वियस, जो आप बात बोल रहे हैं वो सही बात है। नहीं, और देखती भी है सर, जनता देखती भी है। आप अभी और जगह होके आए होंगे, आपको ये परिवर्तन दिख रहा होगा। वोट यहाँ पर नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ेगा कि शिवराज चौहान? यहाँ किसी के न, यहाँ पे लोकल नेता का कौन अच्छा हमारा प्रत्याशी है? प्रत्याशी जनता बहुत होशियार है, आपको बता दे रहे हैं। वो प्रत्याशियों पे कड़ी नज़र रख रही है, और जो उनको अच्छा प्रत्याशी लगेगा वोट उसी को मिलेगा। ये बिल्कुल। तो सेंट्रल के लीडर का तो हम मानते हैं कि कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं चुनाव जीतने के बाद तो नियंत्रण में उसका रहना है। अगर ऊपर का नियंत्रण अगर ठीक आदमी के पास नहीं है तो ये फिर नीचे गड़बड़ तो करते ही करते हैं। तो ऊपर वाले का भी हमें लगता है प्रभाव रहता है, और खुद की भी इनकी जो है करनी है वो भी इनको प्रभावित करती है। दोनों, नरेंद्र मोदी के उनका भी, सेंट्रल का जो भी है, जो राजीव गांधी या कांग्रेस से प्रभावित, राहुल गांधी, जो भी जिस पार्टी के, वो सेंट्रल वो रहता तो है उनका। मेरे ख्याल से वो दौर चला गया दोनों पार्टीज में। पहले हुआ करता था फलाने दादाजी, फलाने बड़े कोई हैं, अब वो दौर चला गया। अब वो ज़्यादा दिन तक चलेगा नहीं वो।
मीडिया दिल्ली की चलेगी, ये जबलपुर में लोकल चुनाव में जबलपुर की चलेगी। जनता वास्तव में लोकल कैंडिडेट का चेहरा देखती है, नेशनल इशू नहीं होता। वो जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है कि कौन उसके काम का है, कौन उसके साथ है और कौन उसके विपरीत है। जबलपुर के लोग भी ऐसे ही सोच रहे हैं। बिल्कुल सभी यही सोच रहे हैं। मुझे तो लगता है कि जो लोकल मुद्दे हैं, प्राइम मिनिस्टर को इन्वॉल्व प्रादेशिक चुनाव में, मेरा ऐसा मानना है, ये ट्रेंड बदलना चाहिए और बिल्कुल नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री सबका होता है, देश का होता है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी को, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उसको छोटे चुनाव में इन्वॉल्व लोगों को नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। और मुद्दे हमारे यही है कि लोकल क्षेत्र के जो लीडर होते हैं उनके कनेक्टिविटी को देखते हुए ही लोग उनसे प्रभावित होते हैं, कौन क्या कर रहा है, हाँ उसी आधार पे ये प्रभावित कर सकते हैं और कुछ नहीं है। ये चुनाव भी उसी आधार पे लड़ा जा रहा है। काम पे होता है। हमारे साथ जो भी विधायक उसके काम पे उसने कैसा काम किया 5 साल, वो जनता के बीच रहा कि नहीं रहा, उसने जनता की बात सुनी कि नहीं सुनी, जो उसके कर्तव्य है उसको काम किया कि नहीं किया, और तीसरी बात उसका व्यवहार लोगों के साथ कैसा रहा। ये सब सारी चीज़ें एक पूरा एक समझ ले कि एक बुके है, ये सब देख के जनता करेगी वोट। तो ये थी हमारी जबलपुर हाई कोर्ट में वकीलों से बातचीत। काफ़ी लंबी बातचीत रही और काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला कि वकील किस तरीके से, जो बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है समाज में, वो किस तरीके से सोचता है, मध्य प्रदेश के चुनाव किस तरफ जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको भी आइडिया लगा होगा। बाकी इस बातचीत के बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। TV9 डिजिटल देखते रहे। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी। शुक्रिया।